हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसे हाल चाल हैं? अब आप ये मत बोलिएगा कि थोड़ी देर पहले ही 3 बजे ही मैंने हाल चाल पूछे थे। आजकल किसी के भी हाल चाल कभी भी बदल सकते हैं। बहुत ही जल्दी चीज़ें बदल रही हैं। एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने मुझसे कहा था कि अदर एग्ज़ाम्स के साथ यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है, फिर यूपीएससी ईपीएफओ के साथ कहें कि अदर एग्ज़ाम्स को किस तरह से पढ़ना है। तो ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाया मैंने इतने टाइम से, क्योंकि स्ट्रेटजी तब बनाई जाती है जब कोई डेट सामने होती है, जब कोई एग्ज़ाम सामने होता है। और अभी तो कोई भी एग्ज़ाम सामने नहीं है, और जो भी हैं वो भी खिसकने के कगार पे हैं। या तो खिसक गए हैं, डेट्स आगे जा चुकी हैं, या फिर जाने वाली हैं। अभी सबसे जो मैंने आपसे उस टाइम पे क्वेरी बोली थी कि आपके जो जो भी एग्ज़ाम्स आपने भरे हुए हों वो आप मुझे भेज सकते हैं, तो काफ़ी सारे आप लोगों ने एग्ज़ाम भेजे, जिसमें मोस्टली जो थे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज था, और स्टेट सर्विसेज अलग अलग यूपी की, हरियाणा की, सब आप लोगों ने भर रखी हैं। ठीक है, वो थी। और उसके बाद में फिर कुछ स्टेट लेवल के या फिर कुछ अदर, जैसे एफसीआई एजीएम का एग्ज़ाम, या फिर स्टेट लेवल के कुछ पर्टिकुलर अपनी जो आपकी पढ़ाई है उस हिसाब से आपने, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई है तो उसने उस हिसाब से, या फिर अलग अलग स्टेट वाइज भर रखे थे। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो आपने भेजे, उसमें से कोई भी डेट ऐसी नहीं है जो एकदम सामने है। सबसे पहले तो यूपीएससी प्री है 27 जून को, लेकिन अब उसकी भी पूरी उम्मीदें हैं कि वो भी खिसक जाएगा, क्योंकि अभी कंडीशन बन ही नहीं रही है पेपर लेने की। और अगर ये थोड़ी डाउन होती भी है मई के लास्ट में, जो अभी 4 लाख पर डे केस और 4000 पर डे डेथ के जो आंकड़े हैं, और इससे कहीं ज़्यादा आंकड़े वो हैं जो रियल हैं, तो इन चीज़ों के साथ में पेपर लेना बहुत मुश्किल है। और जब ईपीएफओ एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के का अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी इतने, अगर ये कम होके 3 लाख तक आते हैं तो इतने ही केस उस टाइम थे। ठीक है, तो एक बिल्कुल भी माहौल नहीं बन पा रहा कहीं से भी लेने का। और ऑलरेडी बच्चे मेल्स और मैसेजेस ट्वीट्स करके बोलने लगे हैं कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए, आप डेट को आगे बढ़ाइए। यूपीएससी अभी डिसीजन वो नहीं देगी जून के फर्स्ट वीक में, मई के लास्ट में देगी, लेकिन मोस्टली वो भी खिसक जाएगा। तो जैसे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कई लोग छुट्टी लेके बैठे हुए थे, वैसे ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और भी ज़्यादा लोग छुट्टी लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बैठते हैं। कई मेरे ही फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तो बहुत बुरा तो लगता ही है जब आपने छुट्टी ली, आपने सब कुछ किया, बहुत अच्छी पोजीशन में थे, और फिर लास्ट में ही आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। वैसे यूपीएससी प्री के लिए भी लोग बैठे हुए हैं, और अगर ये आता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन आपको पता है कि सिचुएशन है ही नहीं पेपर लेने वाली। ठीक है, पेपर लेने के कहीं से आसार हैं ही नहीं। अभी तो आईसीयू बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लड़ाई चल रही है सारी, तो एग्ज़ाम्स की तो कहीं बात आती ही नहीं है। तो वो भी सामने मुझे तो नहीं लगता कि है। लेकिन जब भी ये पेपर्स होंगे आपके 2-3 महीने बाद, फिर एकदम से सारे सामने आ जाएंगे। और ईपीएफओ वाले इस चीज़ में बिल्कुल ना घबराएं कि अगर सिविल सर्विसेज प्री खिसक जाएगा तो फिर उनका क्या होगा, जैसे पहले पिछले साल हुआ था। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिविल सर्विसेज प्री खिसक जाएगा तो ईपीएफओ बहुत ज़्यादा खिसक जाएगा। वो ये 2020 का पेपर है और वो 2021 का है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि उसको फिर से आगे डाल दिया जाएगा, सब चीज़ें एक साथ होंगी। लेकिन फिर से जब भी ये आएंगी 2-3 महीने बाद, तो ये ध्यान रखें कि फिर से सारे पेपर खड़े हो जाएंगे आपके सामने। तो स्ट्रेटजी तो हमें बना लेनी चाहिए, जो बात की गई थी मुझसे तो वो तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी धैर्य बना के रखिए। इस टाइम पे यही है कि पेशेंस आपको नहीं खोना है, अपनी पढ़ाई को कमज़ोर नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई आपको डाउन नहीं कर देनी है। कुछ भी सुन के समझ के, कहीं से भी कोई भी न्यूज़ आए, मैं भी बोल रहा हूँ या कोई भी कुछ भी बोले, आपको अपनी रिदम को ब्रेक नहीं करना है। सबसे पहला तो ये माइंड में लेके चलिए। दूसरा, जब भी हमारे सामने एक से ज़्यादा पेपर होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा पेपर हमारे सामने होते हैं बहुत कम टाइम गैप में, और इतने बड़े बड़े पेपर, तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, एक सिंपल सा, एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक होता है छोटा पेपर और एक होता है बड़ा पेपर। छोटा पेपर, बड़ा पेपर किस तरीके से आप बोलेंगे कि जैसे कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम है, ठीक है, कोई भी जनरल बैंकिंग का एग्ज़ाम है, आरबीआई को छोड़ दीजिए, तो कोई भी जनरल बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है, या एसएससी अलाइड कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी सीपीओ है, सीएचएसएल है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम है, तो
इन सब एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी सीजीएल एक बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। एसएससी सीजीएल एक इन सारे पेपर्स के सामने बड़ा है, क्योंकि उसका सिलेबस वास्ट है, उसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है और उनके सिलेबस लगभग इसके अंदर कवर हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा ही इसका पोर्शन है। कुछ चीज़ें बैंकिंग में एक्स्ट्रा हैं, लेकिन उतना मतलब फिर भी बड़ा यही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखोगे एसएससी सीजीएल के पेपर के सामने आप यूपीएससी ईपीएफओ को रखोगे तो नो डाउट यूपीएससी ईपीएफओ एक बड़ा पेपर है उससे, क्योंकि उसका सारा पोर्शन इसमें है, प्लस और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट हैं, तो और अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल और ये सब काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाता है, करंट वगैरह सब कुछ, ठीक है। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के सामने रख देंगे सिविल सर्विसेज को तो वो नो डाउट एक बड़ा पेपर है, कुछ डायमेंशन अलग होते हैं, लेकिन नो डाउट जितनी सारी चीज़ें इसमें हैं वो उसमें आती हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको डीप में हिस्ट्री और हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो नो डाउट सिविल सर्विसेज एक बड़ा पेपर है और उससे बड़ा तो कोई पेपर है नहीं इंडिया का, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा पेपर आप मान सकते हैं सिविल सर्विसेज को, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ईपीएफओ, और उसके बाद अगर आपने कोई और स्टेट लेवल के आपके या बैंकिंग के एसएससी के कोई भर रखे हैं तो वो उसके नीचे आएंगे। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे एफसीआई एजीएम की भी अगर हम बात करें तो वो भी सिलेबस उसका भी इस तरह का ही है, ठीक है। एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, कंप्यूटर का भी पार्ट है, एग्रीकल्चर, सारा जो पोर्शन ईपीएफओ वाला है वो भी उसमें है, ठीक है। तो ये जब आपके सामने पेपर हो और एक छोटा पेपर हो और एक बड़ा पेपर हो, ठीक है, बड़ा पेपर जैसे मैंने आपसे कहा सिविल सर्विसेज, तो जब आपके स्टेट के सिविल सर्विसेज की बात आती है, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आती है, तो वो भी लगभग यूपीएससी जैसे ही हैं, उसमें सिर्फ आपके स्टेट का अलग आ जाता है, स्टेट का आपको अलग पढ़ना पड़ता है। या यूपी में तो वो भी नहीं है, पूरा ही अलाइंड है उससे। तो कई जगह आपको स्टेट का अलग पढ़ना पड़ेगा, कई जगह वो भी नहीं है, पूरी तरह से अलाइंड है, तो उसको आप एज अ इक्वलेंट टू सिविल सर्विसेज के पेपर के रख सकते हैं। तो यूपीएससी ईपीएफओ से कंपैरिजन करेंगे तो वो भी एक बड़ा पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब छोटे पेपर और बड़े पेपर आपके सामने होते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ के सामने, ध्यान रखिए मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज को बड़ा कह रहा हूँ, बाकी सारे जितने भी पेपर हैं वो सब छोटे हैं, ठीक है। आपने स्टेट वाइज आपका कुछ और भरा हुआ है, या फिर बैंकिंग का कोई पेपर या एसएससी का कोई पेपर, ये सारे पेपर उससे छोटे हैं, ठीक है। तो जब आपके सामने दो पेपर हैं तो छोटा और बड़ा जैसा मैंने आपको डिवाइडेशन बताया उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिए जब भी हमारे सामने दो पेपर हों और एक छोटा हो और एक बड़ा हो, नेचुरल सी बातें हो गई, सेम ना माने, क्योंकि ठीक है अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एफसीआई एजीएम है, यूपीएससी ईपीएफओ, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वास्ट कौन ज़्यादा है उस हिसाब से आप मानिए, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल भी बहुत वास्ट है, लेकिन ईपीएफओ उससे ज़्यादा वास्ट है, ईपीएफओ भी बहुत वास्ट है, लेकिन सिविल सर्विसेज उससे ज़्यादा वास्ट है। तो वास्टनेस के हिसाब से आप छोटा बड़ा देखिए, और छोटा बड़ा जब आप जज कर लें जो पेपर आपके सामने है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी हमारे सामने दो पेपर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो डेट को छोड़ के अगर सबसे सामने आपके बड़ा पहले है तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको बड़े की ही तैयारी करनी चाहिए, छोटे को बिल्कुल हटा के, ठीक है। जैसे सिविल सर्विसेज अभी सामने है, अभी उसकी डेट नोटिस नहीं आया, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है आगे खिसकने का, 27 जून को वो है, तो बिल्कुल आप उसी की तैयारी कीजिए, ईपीएफओ को भी साइड रख दीजिए। अब वो आगे खिसक जाता है और मान लीजिए कि ईपीएफओ पहले आ जाता है और उसकी डेट बाद में होती है, तो ईपीएफओ की कीजिए। लेकिन अभी अगर वो सामने है, आपका कोई स्टेट सिविल सर्विसेज, वैसे स्टेट अभी कोई ले नहीं रहा है, अब मान लीजिए फिर से डेट आती है और वो ईपीएफओ से आपके पहले है, तो उसी की तैयारी कीजिए। जो बड़ा पेपर आपके सामने है उसी की तैयारी कीजिए। अगर बड़ा पहले है, अगर बड़ा बाद में है और छोटा पहले है, तब भी आपको बड़े की ही करनी है। सबसे पहले आपको बड़े को ही लेके चलना है, क्योंकि बड़े को जब आप लेके चलेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस छोटे में बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है। आपने देखे होंगे, सुने होंगे केसेस कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, एसएससी में हो गया या किसी और बड़ी पोस्ट पे हो गया, कहीं और कुछ हो गया, ठीक है। अगर आप तैयारी करेंगे ईपीएफओ की, आपका एसएससी में हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होता कभी भी। आप छोटे की तैयारी करके बड़ा क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो यूपीएससी क्रैक नहीं कर जाएंगे, यूपीएससी की कर रहे हैं तो एसएससी क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा फोकस आपको बड़े पे रखना चाहिए। अगर छोटा आपके सामने पहले है तो आप बड़े के वो टॉपिक जो छोटे में भी आते हैं उसको आप डीप में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बड़े के लेवल पे ही, ठीक है, जिससे आपको बड़े में भी आप कर पाएँ।
जैसे हिस्ट्री आप कर रहे हैं तो फिर आप एंशियंट भी पढ़ेंगे, आप मॉडर्न भी पढ़ेंगे, आप मिडिएवल भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो बड़े में आती है। तो बड़े का जब आप पढ़ेंगे तो छोटे में आपको फ़ायदा ही होगा। और स्पेसिफिक कोई टाइम ले लीजिए, इतनी आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना की, इतना टाइम मुझे जब ईपीएफओ का एग्ज़ाम आएगा तो सिर्फ उसी को देना है। उसके पहले आप अपने बड़े की जारी रखिए, उसके बाद में फिर से आप बड़े पे आ जाइए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि छोटे और बड़े में से हमेशा बड़े को चुनिए, बड़े के साथ रहिए। अगर बड़ा आपके सामने नहीं है, बड़ा बाद में आ रहा है, ठीक है, और छोटा पहले है, तब फिर आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम लेके आपको छोटे की तैयारी करनी है। लेकिन अगर बड़ा सामने है, अगर सिविल सर्विसेज होता है, उसका कोई डेफर का नोटिस नहीं आया है, तो जब तक नहीं आता है और आपने भरा हुआ है तो आप पूरा उसकी तैयारी में रहिए, ठीक है, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर उसका ऐसा कोई नोटिस आता है तो फिर आप मतलब तब भी आप उसी में रहिए, बड़े पेपर में ही रहिए। आपने जो भी सबसे बड़ा पेपर भरा हुआ है, सिविल सर्विसेज है तो वो, स्टेट सिविल सर्विसेज है तो वो, यूपीएससी ईपीएफओ है तो वो, जो भी आपका सबसे बड़ा भरा हुआ पेपर है, मैं यही कहूँगा कि जब तक कुछ नेक्स्ट नहीं आता है आप उसी के साथ रहिए, क्योंकि उसी की तैयारी ही आपको छोटों में फ़ायदा दिलवा सकती है और आपका उसकी वजह से छोटों में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर डेफरमेंट का नोटिस आ जाता है और कोई छोटा आपके सामने नहीं है, तब भी आप उसी की तैयारी में रहिए, ठीक है। तो जब तक कोई बड़ा आपके सामने है, आप हमेशा छोटे की तैयारी में बड़े की तैयारी में इन्वॉल्व रहिए। और अगर कोई छोटा सामने आपके आता भी है, ठीक है, तब भी आप टाइम फ्रेम लेके जो आपकी पहले की तैयारी है उस हिसाब से उसमें लगे रहिए, क्योंकि बड़े की तैयारी से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ध्यान रखिए, आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा छोटे में, और बड़े में तो जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें तो मिलेगा ही। तो अगर यूपीएससी ईपीएफओ आपका सबसे बड़ा पेपर है भरा हुआ, तो उसकी तैयारी में रहिए। सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी में रहिए। इन दोनों में से जो भी पेपर है उसकी तैयारी में आप रहिए। कब तक? तब तक जब तक आपके पास छोटा कोई सामने नहीं आ जाता है, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हैं कि अगर ऐसा चल रहा है तो वो देखिए आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। जो प्रॉब्लम होगी वो जिसने पेपर भरा है सभी के साथ है। तो एक पर्टिकुलर की बात हम यहाँ पे की भी नहीं जा सकती, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो क्यूमुलेटिव है, सबके साथ है। तो वही फिर से कहूँगा कि धैर्य बना के रहिए, स्ट्रेटजी अपनी कायम रखिए, और किसी भी रीज़न से, किसी भी खबर से अपना रिदम ब्रेक मत होने दीजिए। किसी भी तरह से रेस में रहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज मैदान छोड़ देंगे और फिर सोचेंगे कि बाद में आके मैं मैदान मार लूँगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैदान मार लेने के लिए खड़ा होना वहाँ पे ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको रन हो सकता है बाद में ज़्यादा बनाने हो, अभी आप कम रन बना के बाद में छक्के मार लेंगे, लेकिन अगर आप आउट हो गए तो फिर कोई चांस बचता नहीं है। इसलिए आपको अपना विकेट भी बचा के रखना है, ठीक है। विकेट बचा के रखने से मतलब अपने आप को सेफ रखना है। और सेकंड, आपको एक एक दो दो रन भी लेते रहना है, यानी आपको किसी भी तरीके से मैच में रहना है, ताकि रन इतने भी ज़्यादा ना निकल जाएं कि फिर आप छक्के मार के भी उसको कवर ना कर पाएँ। तो इसलिए किसी भी तरीके से ऐसा स्ट्रेटजाइज कीजिए कि आप रेस में रहिए, चाहे रिजल्ट जो भी आते हैं, चाहे डिसीजन जो भी आते हैं, आप तो नहीं करेंगे उसको, संस्थाएं हैं और उनके पास जैसे इनपुट आएंगे वैसा वो डिसीजन लेंगी, ठीक है। तो उसी डिसीजन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपके हिसाब से नहीं काम चलेगा। आपका काम है अपने आप को एनर्जाइज रखना, स्ट्रेटजाइज रखना, ठीक है, और रेस में बने रहना, ठीक है। जय हिंद।